नमस्कार दोस्तों, स्कोर बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। विटामिन्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी से होने वाले कुछ डिसीज हैं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोथैल्मिया। इसमें बेसिकली पुअर विजन हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ आई इन द केस ऑफ जेरोथैल्मिया। विटामिन बी 1 जिसको थायमिन भी बोलते हैं, इसकी कमी से बेरी होता है। इसमें जो हमारी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, एनर्जी लेवल लो रहता है। विटामिन बी 2 जिसको राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, इसके कारण अरेबोफ्लेविनोसिस हो जाता है डिसीज। और इसकी कमी से जो सिम्पटम है बेसिकली चिलोसिस, जिसमें जो ओंठ होते हैं, लिप्स होते हैं, ये इसमें क्रैक आ जाते हैं, टंग जो है सोर हो जाता है, स्किन इश्यूज। दीज आर दी विटामिन बी 2 डिफिशियंसी सिम्पटम। विटामिन बी 3 नियासिन, इसकी कमी से पेलाग्रा हो जाता है। और इसमें 3D आप याद रख लीजिए, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया, ये सिम्पटम है विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी के। विटामिन बी 5 इसको पैंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं, इसकी कमी से पैरेस्थेसिया हो जाता है, जिसमें टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस की सिचुएशन क्रिएट होने लगती है। विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से एनीमिया होता है। आपको बताना है कि एनीमिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसमें वीकनेस, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल है वो लो हो जाता है। विटामिन बी 7 बायोटीन, बायोटीन आप जानते भी होंगे, बायोटीन बालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें डर्मेटाइटिस एंड एंटेटाइटिस का इशू क्रिएट होता है। विटामिन बी 9 इसको फॉलिक एसिड बोलते हैं, इसके कारण मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया होता है। और विटामिन बी 12 जिसका साइनोकोबालेमिन बोलते हैं, इसके कारण भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसमें लार्ज एबनॉर्मल आरबीसी, जो आरबीसी का साइज है वो एबनॉर्मल तरीके से, जैसे अगर मान लीजिए स्फेरिकल है तो ये कुछ ऐसा शेप हो जाता है, जिसके कारण उसका फ्लो जो है इम्पैक्ट पड़ता है और फटीग की कंडीशंस रहती है बॉडी में। विटामिन सी, इसकी डेफिशिएंसी स्कारबी, इसमें जो मसूड़े हैं उसमें जो है ब्लड आने लगता है, और जो घाव हो जाता है बॉडी में कहीं भी तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो रहता है। विटामिन डी रिकेट्स, जो कि बोन से संबंधित है, ओस्टियोमलेशिया भी इसको बोलते हैं। इसमें जो बोन्स होती हैं बॉडी की, ये बेसिकली सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं, बोन्स में डिफॉर्मेशन भी आने लगता है। विटामिन ई से फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ये एक टाइप का रिप्रोडक्टिव इश्यूज है। विटामिन के की कमी से जो ब्लड अगर कहीं कट लग गया बॉडी में तो जो ब्लड है वो जल्दी क्लॉट नहीं होता, मतलब जमता नहीं, और कंटिन्यू जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रहती है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर एक डिसीज है, ये हो जाती है। इसमें बेसिकली जो पेट है ना, ये फूला हुआ रहता है, जिसको एडेमा बोलते हैं। और इसमें हेयर का कलर चेंजेस होने लगते हैं, डायरिया, वीक इम्यूनिटी, ये सब लक्षण हैं क्वाशियोरकोर को। और अगर कोई व्यक्ति लंबे टाइम तक जो है कैलोरी इंटेक इनसफिशिएंट अमाउंट में कर रहा है और साथ में प्रोटीन का भी इनसफिशियंसी है, तो उस केस में मरास्मस डिसीज हो जाता है। इसमें जो थिक और बोन्स होती हैं बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी में कोई फैट रह ही नहीं जाता। और कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहे किसी पर्सन में, तो उसके कारण कीटोसिस का रिलीज होता है बॉडी में, एक टाइप का एसीटोन है ये, इतना आप जान लीजिए। जब आप सांस लेंगे ना तो एसीटोन जो है रिलीज होता है, जो कि एक फ्रूट, मतलब फ्रूट जैसा स्मेल इसका आता है। मैड काउ डिसीज, ये बेसिकली कैटल में होता है। प्रायंस, जो कि एक टाइप का प्रोटीन है, इसकी ये बेसिकली इसकी डेफिशिएंसी से होता है। मिनरल डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया, जिसमें लो हीमोग्लोबिन, फटीग लेवल रहता है। आयोडीन कमी से ग्वाइटर, जो बेसिकली थायराइड जो ग्लैंड है थ्रोट में, उसका एनलार्जमेंट, वो साइज उसकी बड़ी हो जाती है, और वहाँ से इनसफिशिएंट अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन का रिलीज होता है। कैल्शियम की कमी से बोन डिसऑर्डर होता है, जैसे ओस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स। जिंक की कमी से ग्रोथ इश्यूज आता है, बॉडी में इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो लो रहती है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम आती है। मैग्नीशियम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट करता है, जैसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन। सिलेनियम, इसके कारण केसन डिसीज होता है, जो कि एक हार्ट इशू है बेसिकली। फ्लोराइड की कमी से डेंटल, जो हमारे दांतों में है, वो दांत कमज़ोर हो जाते हैं। बायोटीन की कमी से स्किन एंड नर्व इश्यूज आते हैं, जिसका सिम्टम हेयर लॉस एंड सीजर है। और अगर बॉडी में
इंसुलिन की जो हार्मोन है इसका अगर सिक्रेशन इनफ अमाउंट में नहीं होता है तो उस केस में डायबिटीज़ क्रिएट हो जाता है, बॉडी जो है डायबिटीज़ से सफ़र करने लगती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे जो विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी से होते हैं। पंचतंत्र ये बुक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। इस बुक में बेसिकली एनिमल्स बेस्ड स्टोरी है छोटे छोटे, और उस स्टोरी के माध्यम से बच्चों में जो है एथिकल वैल्यूज मोरालिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। इस बुक का जो अरेबिक ट्रांसलेशन है इसको कलीला व डिमना बोलते हैं, जिसको अब्दुल्ला इब्नुल मुक्कफ़ा ने किया था। और इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत विजिट किए थे, उस टाइम पे इस पर्सन ने इंडिया यहाँ पे जो पोस्टल सिस्टम था इंडिया का, उसमें जो है हॉर्स जो हॉर्स के द्वारा पोस्ट डिलीवर किए जाते थे उसको बोलते थे उलूक, और जो फूड के द्वारा डिलीवर किए जाते थे उसको क्या बोलते थे, उसको बताना है आपको। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस ये 1924 में हुआ था। इसमें जो लीडर थे यसे दंगे, मुजफ्फरपुर अहमद एंड शौकत उस्मानी जैसे लीडर इसमें इन्वॉल्व थे जो कि कम्युनिस्ट लीडर थे। कम्युनिस्ट लीडर बेसिकली ये जो बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझिए, एक स्कूल है मान लीजिए, वहाँ पे एक प्रिंसिपल है और वहाँ पे कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिंसिपल के सारे जो पावर्स हैं रूल एंड रेगुलेशन वाले पावर वो छीन के उस पावर को स्टूडेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल क्या करेगा, प्रिंसिपल जो है बेसिकली उसका अपोज करेगा, क्योंकि अगर लड़कों स्टूडेंट ने विरोध कर दिया तो उसकी जो हेजीमनी है वो डिफीट हो जाएगी। तो वही केस हुआ था कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में, कि ब्रिटिश ने जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लीडर थे जो कि ये चाह रहे थे कि इंडिया में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोगों के हाथों में आए और जो वेल्थ है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि ब्रिटिशर ने पावर का कंसंट्रेशन अपने हाथों में कर रखा था। इंडियन कम्युनिटी के पास कोई पावर नहीं थी, वही रूल एंड रेगुलेशन बनाते थे जो कि एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के होते थे। तो इसका ब्रिटिशर ने इस केस में क्या किया कि इन कम्युनिस्ट लीडर को अरेस्ट कर लिया। इनका ये विचार था ब्रिटिशर का कि अगर हम इनको अरेस्ट कर लेंगे तो जो बाकी ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं वो डर जाएंगे, और जिससे जो ये कम्युनिस्ट जो मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है ये क्या है, वीक पड़ जाएगा। और ये जो कम्युनिस्ट ये मूवमेंट था, ये कॉन्स्पिरेसी था, बेसिकली इसका एम यही था कि ब्रिटिश रूल को ओवर थ्रो कर दिया जाए, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाए, ताकि लोगों में जो है पावर का बंटवारा हो जाए, लोगों के पास पावर आए, खुद रूल एंड रेगुलेशन बनाए अपने लिए, जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का ना हो, वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऑरेंज इकोनॉमी, इसको क्रिएटिव इकोनॉमी भी बोलते हैं। जैसे ये इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जो कि बेस्ड है ऑन क्रिएटिविटी, कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे आप रील बनाइए, कोई प्रोजेक्ट बनाइए जो कि क्रिएटिविटी उसमें ऐड हो, तो वो क्या है, एक टाइप का अगर उससे कोई भी रेवेन्यू जनरेट हो रही है तो वो ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट बनेगा। जैसे फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड, वहाँ पे भी तो क्रिएटिविटी करके मूवी बनाई जा रही है। म्यूजिक इंडस्ट्री, गेमिंग, फैशन एंड डिजाइन, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी। सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी, ये इस टर्म को जो है मात्यस राकोशी ने कॉइंट किया था। इसका बेसिकली मतलब होता है कि आप अगर किसी पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, किसी को कॉन्क्योर कोई टेरिटरी या किसी इंडिविजुअल को, तो आप उसको उस पर डायरेक्ट अटैक ना करके इनडायरेक्टली जो है उस पर अटैक करिए और धीरे धीरे उसको जो है वीकेंड कर दीजिए। देखिए, ग्रेजुअली वीकनिंग अपोनेंट स्टेप बाय स्टेप इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट अटैक। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने अपोजिशन पार्टी के को वीक करती हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेटजी, ईडी का यूज करके, जैसे अभी ब्लेम करती हैं पोजीशन पार्टियां, तो ये हो सकता है। और ब्रिटिशर ने भी इंडिया में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई थी जब उनको कोई भी टेरिटरी जीतनी होती थी। जैसे आंग्लो मैसूर वार की आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है कई बार वार किया तब जाके उस टेरिटरी को जीत पाए, क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलते थे। ये एक टाइप की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी स्थापना 1945 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अब पहली मीटिंग इसकी 1946 में लंदन में हुई थी। इसमें टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं और 5 परमानेंट मेंबर हैं। 10 नॉन परमानेंट जो मेंबर हैं ये 2 साल इनका जो है टर्म होता है, और 5 मेंबर 10 में से हर साल चुने जाते हैं। अब 5 परमानेंट जो मेंबर हैं जिसको P5 भी बोला जाता है, इसमें USA, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, फ्रांस एंड चाइना हैं।
वोटिंग पावर की अगर बात की जाए तो हर मेंबर के पास एक वोटिंग पावर है, लेकिन जो P5 कंट्रीज़ हैं इनके पास स्पेशल वीटो पावर है अंडर आर्टिकल 27 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो अगर कोई रिजोल्यूशन आ रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, अगर कोई भी P5 कंट्री उस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोटिंग करती हैं तो वो रिजोल्यूशन डेड हो जाएगा वहीं पे। और इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट करती है हर महीने एमंग द 15 मेंबर्स। और मेंबर ऑफ जो यूनाइटेड नेशन है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, लेकिन उनके पास वोटिंग का राइट नहीं रहेगा। वोटिंग का राइट केवल इन्हीं 15 कंट्रियों के पास रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन 1373 ये लाया गया था काउंटर टेररिज्म के लिए, और रिजोल्यूशन 1267 ये दाइश अल कायदा से संबंधित है, और रिजोल्यूशन 1540 ये नॉन प्रोलिफरेशन कमिटी अगेंस्ट न्यूक्लियर केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोजन होता है ये बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, किस मेथड से इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, और प्रोडक्शन के लिए जो भी एनर्जी यूज हो रही है वो एनर्जी का सोर्स क्या है, और जो कार्बन एमिशन हो रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन वो कार्बन क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है कि उसको ट्रैप कर ले रहे हैं। तो उस बेसिस पे हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन किया जाता है। लेकिन इसके टाइप डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्टीम रिफाइनिंग प्रोसेस क्या होता है। तो ये एक टाइप का प्रोसेस है जिससे हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या है, नेचुरल गैस है। तो हाइड्रोकार्बन में भी बेसिकली नेचुरल गैस जो है मेथेन का यूज किया जाता है। तो देखिए जब मेथेन को जो स्टीम होती है ना, वाटर की स्टीम, उसको जो है पास किया जाता है स्टीम को मेथेन से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट क्या होते हैं, ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड को बढ़ा देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। तो देखिए टेम्परेचर 700 to 1100 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 3 से 25 बार जब पास किया जाता है तो इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। उसके बाद दूसरे स्टेज में आप देखेंगे स्टेप 2 में कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन जो वाटर है इससे रिएक्ट करके CO2 और हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है ज़्यादा है, क्योंकि इस वाले रिएक्शन में भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 में भी हाइड्रोजन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। और जो टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एट द एंड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इन दोनों स्टेप को कंबाइन करें तो आप देख सकते हैं मेथेन प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ये वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये स्टीम है, इसलिए तो इसका नाम क्या है, स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस। और यहाँ से जो है हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जो ग्रे हाइड्रोजन है ये बेसिकली स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस से फॉर्म होता है, और इसका जो सोर्स है ये नेचुरल गैस बीच में जिसमें नेचुरली मेथेन होता है, मेजरली मेथेन का यूज किया जाता है। तो इससे जो अब देखिए जब स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस करेंगे तो मेथेन ये हमने डिस्कस कर लिया, CH प्लस 2H2O ये क्या बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, CO2 प्लस 4H2O, 4H2O नहीं बनाएगा, 4H2O बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ग्रे हाइड्रोजन के केस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ इसको जो है एटमॉस्फेयर में एमिट कर दिया जाता है, इसीलिए इस हाइड्रोजन को बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन। और ब्लू हाइड्रोजन जब यही कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ रिलीज हुआ है इसको क्या कर लिया जाए, कैप्चर कर लिया जाए और साथ में स्टोर, कैप्चर करेंगे तो स्टोर ही करने के लिए करेंगे ना, तो स्टोर कर लेंगे। तो उस केस में इस हाइड्रोजन को बोलेंगे ब्लू हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। अब ग्रीन हाइड्रोजन ये जो वाटर है, वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म करता है गैस के फॉर्म में। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है इन द केस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से क्रिएट हो रही है, जैसे सोलर, विंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं हो रहा है। ब्लैक हाइड्रोजन ये बेसिकली कोल का गैसिफिकेशन जब किया जाता है तो उसमें आप देखेंगे सिन गैस प्रोड्यूस होता है, CO प्लस H2।
तो यहाँ से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है इसी को क्या बोलेंगे, ब्लैक हाइड्रोजन। इसको ब्लैक हाइड्रोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है ना वो ज़्यादा होता है। पिंक हाइड्रोजन ये भी इलेक्ट्रोलिसिस है वाटर का, और इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर से यूज हो रही है, इसीलिए इसको पिंक हाइड्रोजन बोल रहे हैं। और टर्कोइज हाइड्रोजन, टर्कोइज हाइड्रोजन में बेसिकली जो नेचुरल गैस है मेनली मेथेन का पायरोलिसिस किया जाता है, यानी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे मेथेन का डिकम्पोजिशन किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मेथेन देखिए आपका कार्बन और हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन हो गया। हाइड्रोजन गैस को क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, और यही आपका फॉर्म करता है टर्कोइज हाइड्रोजन। और जो सॉलिड कार्बन यहाँ पे निकली ये रिएक्शन में बना है ये, इसको बेसिकली क्या कर लिया जाएगा, ये इंडस्ट्री में इसको यूज कर लिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ टायर मेकिंग, फॉर द बैटरी पर्पज, जो बैटरी में यूज करते हैं ना इसको इलेक्ट्रोड के रूप में, तो वहाँ पे इसको यूज कर लिया जाता है। येलो हाइड्रोजन के केस में जो वाटर का स्प्लिट इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं उस केस में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, सोलर पैनल से। और यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं हो रहा है। अफ्रीका में रिफ्ट वैली है, जैसा बिलीव किया जा रहा है कि आने वाले समय में अफ्रीका जो है इस रिफ्ट वैली से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये कंटिनेंट ये वाला अलग हो जाएगा। तो इस अफ्रीका की जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, इस रिफ्ट वैली में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जो है स्थित हैं। इन लेक का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, या बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन ग्रेट रिफ्ट वैली, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो लेक अल्बर्ट ये आप देख सकते हैं, लेक एडवर्ड ये है, लेक किवू, लेक तनगानिया, लेक रुकवा, लेक मवेरू, लेक मालावी, लेक तुर्काना एंड लेक कयोगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रेट रिफ्ट वैली में सिचुएटेड है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ये स्वामी विरजानंद के डिस्पल थे यानी शिष्य थे, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। इनका बिलीफ था कि स्वराज्य होना चाहिए लोगों के पास, कि लोग अपने लिए रूल एंड रेगुलेशन खुद बनाएं, और स्वधर्म होना चाहिए। और इनका फेमस स्लोगन है बैक टू वेदास। डुगोंग, डुगोंग को सी काऊ भी बोलते हैं क्योंकि ये जो सी क्रॉस होती हैं जो कि बेसिकली ओशन में प्रेजेंट होती हैं ऑन दियर बॉटम, उसको बेसिकली ये उसको उस पर ही ये फीड करती हैं और ग्रेजू से करती हैं। यही एक टाइप का हर्बीवोरस है क्योंकि ये बेसिकली ग्रास पे ही जीवित रहती हैं। ये लार्ज, इसको देखेंगे तो ये लार्ज देखिए साइज लार्ज है, और ये ग्रे कलर की मैरीन मैमल है। आयुसीएन स्टेटस में ये वल्नरेबल कैटेगरी में ये आती हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है, और दे आर आल्सो नोन एज फार्मर ऑफ द सी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें डुगोंग काऊ की, तो यह गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया में इसकी लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलेगी। अहिल्याबाई होलकर, ये मालवा जो रीजन था वहाँ की एक क्वीन थी, और ये अपने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए जानी जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इनके बारे में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है उसमें मेंशन किया है, और इनको बोला है कि शी वाज वेरी एबल रूलर एंड ऑर्गेनाइजर। जॉन की इस पर्सन ने अहिल्याबाई होलकर को बोला है कि द फिलोसोफर क्वीन। गैजेट ऑफ इंडिया, जब कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाता है या कोई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी करना है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो गैजेट के द्वारा प्रकाशित होता है। और ये गैजेट ऑफ इंडिया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के अंदर काम करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन ये एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बेसिकली 3 टाइप के गैजेट प्रकाशित किए जाते हैं। एक ऑर्डिनरी गैजेट होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जनरल नोटिफिकेशंस होते हैं। दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन जो कि अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स होता है, जैसे अभी एजेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 इफेक्ट में आया विद रिस्पेक्ट टू दी
क्रूड ऑयल, गैस सिलेंडर, एलपीजी, तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन जब क्रिएट होती हैं तो उस केस में लाया जाता है। या कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो उस केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट आएगा। और जो सप्लीमेंटल गैजेट होते हैं ये बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है जो कि ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो गैजेट है उसको सफाइज करते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये अमाउंट होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का किसी इंडिविजुअल को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितना ज़रूरत है नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि वो अपनी लाइफ सस्टेनेबल तरीके से जी सके और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंप्लीट कर सके। ओवरशूट डे, बेसिकली हम जैसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण हमारे अर्थ में जो है, अर्थ पे हार्मफुल मटेरियल्स रिलीज होते हैं और अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज का हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो वो भी अफेक्ट होता है। तो अर्थ लेकिन क्या करती है, उस हमारे द्वारा किए गए जो अनवांटेड काम है या जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको बेसिकली रिस्टोर कर लेती है। हाँ, जैसे हमारी बॉडी होती है, अगर बॉडी में हम कहीं अगर ठंडे प्रदेश में जाएंगे तो हमारी बॉडी टेम्परेचर को, अपने इनर टेम्परेचर को कंट्रोल उसको रेगुलेट करती है, उसी प्रकार अर्थ भी रेगुलेट अपने आप को करती है। लेकिन जब इकोलॉजिकल फूड जो फुटप्रिंट है, ये फूड नहीं फूड, जब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जैसे जो हमारे द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, जो हमारे द्वारा नेचर का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, जब वो अर्थ के कैरिंग कैपेसिटी यानी अर्थ की कितनी कैपेसिटी है वो, क्योंकि अर्थ एक ही लिमिट तक वो रिस्टोर कर सकती है ना, उसके बाद तो वो नहीं कर पाएगी। तो जब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अर्थ के उस कैरिंग कैपेसिटी से एक्सीड कर जाएगा तो उस केस को बोला जाता है ओवरशूट डे। तो उस केस में जो भी ह्यूमन के द्वारा एक्टिविटी की जाएगी वो अर्थ के द्वारा रिस्टोर नहीं की जाएगी और वो अर्थ को जो है निगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। इकोटोन ये बेसिकली एरिया होता है दो इकोसिस्टम का जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं। जैसे ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और ये आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। तो ऐसा तो है नहीं कि फॉरेस्ट एक पॉइंट पर ख़त्म हो गया, ग्रासलैंड स्टार्ट हुआ। ये एक ट्रांजिशनल फेस होता है। तो ये जो ट्रांजिशनल फेस होता है ना, जैसे ये आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया और ये फॉरेस्ट हो गया, ये फॉरेस्ट ये ग्रासलैंड, तो ये देखिए ट्रांजिशनल जोन होता है। तो इसी वाले जोन को बोलते हैं इकोटोन। यहाँ पे आपको ग्रासलैंड वाली भी स्पेसीज देखने को मिलेगी और फॉरेस्ट इकोसिस्टम की भी स्पेसीज मिलेगी। तो इस वाले रीजन की इकोटोन की जो डाइवर्सिटी होगी वो अधिक होगी कंपेयर टू दी फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम इंडिविजुअली। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी मीन्स होता है कि नंबर ऑफ स्पेसीज डिवाइडेड बाय गिवन एरिया। तो जो इकोटोन होता है वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी होती है हायर होती है। आपको सिंपल सा एक रीजन जानना है कि किसी भी इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट इकोसिस्टम। ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका बेसिकली एम ये है कि जो भी ट्रेडिशनल सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको कंजर्व किया जाए और उसको प्रमोट किया जाए और एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए ताकि सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलियंस जो फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जा सके। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में 3 ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम है। एक है कोरापत ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो कि बेसिकली कोरापुत वाले रीजन में फेमस है, जो ट्रेडिशनल मिलेट एंड क्रॉप डाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है। और दूसरा है कुट्टानाड़ बिलो सी लेवल फार्मिंग, कुट्टानाड़ रीजन जो कि केरल का है और वहाँ पे बेसिकली फार्मिंग की जाती है बिलो द सी लेवल और इस वाले रीजन को राइस बॉल ऑफ केरल भी बोला जाता है। सैफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर, ये कश्मीर वैली में, कश्मीर जो वैली है वहाँ पे सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए फेमस है। स्पेशल राइस वैरायटी की बात करें तो पोकली राइस, ये साल्ट टॉलरेंट वैरायटी है राइस की जो बेसिकली केरल के कोस्टल वाले रीजन जो कि मालाबार है वहाँ पे बेसिकली ग्रो किया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये अर्थ के अराउंड 2800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रोटेट करता है। अगर ये अर्थ है तो
अर्थ के ये चारों तरफ ये इंटरनेशनल स्पेस जो है स्टेशन ये 2800 किलोमीटर पर आवर 28,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड से रिवॉल्व करता है और एक राउंड जो है ये 90 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। और सोलर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में है और इसकी हाइट जो है अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर है अल्टीट्यूड पे। ये अर्थ के अराउंड मूव करेगी, तो अर्थ के अराउंड अगर ये रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ ये क्या है, ये सनलाइट और सनसेट जो है रिपीटेडली देखती है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए ये 90 मिनट जो है एक राउंड में कंप्लीट कर ले रही है एक। और हम जानते हैं कि जो अर्थ है हमारा किसी भी टाइम पे आप देखेंगे तो जो सन है अर्थ को हेमिस्फीयर मतलब आधा अर्थ का पोर्शन जो है वो प्रकाशित किया रहता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए 21 दिसंबर वाले को इस वाले रीजन में देखेंगे आप हाफ पोर्शन जो है विजुअल है सन से। यहाँ पे देखेंगे 21 मार्च को यहाँ पे भी हाफ पोर्शन विजुअल है। तो आप किसी भी टाइम देखेंगे तो अर्थ का हाफ पोर्शन जो है हमेशा जो है वहाँ पे सोलर सनराइज रहता है। तो अब इसका मतलब अगर ये 90 मिनट ये राउंड कंप्लीट कर ले रहे हैं तो 45 मिनट वो क्या देखेंगे, सनराइज देखेंगे। 45 मिनट देखेंगे ना, तो 45 मिनट वो क्या देखेंगे, सनराइज देखेंगे, मतलब वहाँ पे सूर्य उगा रहेगा। और 45 मिनट वो सनसेट देखेंगे, यानी वहाँ पे अंधेरा रहेगा। तो एक दिन में टोटल कितने होते हैं, 24 आवर। और 24 आवर को अगर आप डिवाइड कर दीजिए 2 भाग में तो ये कितना हो गया, 12 आवर एंड 12 आवर। तो यानी 12 आवर वो क्या देखेंगे, अंधेरा देखेंगे और 12 आवर 12 घंटे उजाला देखेंगे। तो अगर हम 12 घंटे को 12 घंटे 60/45 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15 3 चौक 12 15 चौक 60 4 चौक 16। तो मतलब ये जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रेजेंट होंगे वो 16 बार सनराइज देखेंगे और 16 बार सनसेट देखेंगे हर दिन, प्रत्येक दिन। साल्ट कंपोजिशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर में डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, ये तो आप पढ़े भी हैं, आप जानते भी हैं कि 97.3% जो अर्थ पे जो वाटर मौजूद है वो ओशियन वाटर में है जो कि साल्ट रूप में है। तो इसमें जो साल्ट है सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड होता है 77%, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6। इसके बाद तो आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड सबसे अधिक मात्रा में है। तो ये आपसे अरेंजमेंट या स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। G7 कंट्री, ये बेसिकली 7 कंट्री जो एडवांस इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, इन्होंने मिल के आपस में एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया था 1975 में। इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान है। ये अगर इन G7 कंट्री की बात करें तो ये वर्ल्ड की जो 40% GDP है उसको ये इनका कंट्रीब्यूशन है। इनकी जो सातों को अगर मिला देंगे तो इनकी GDP 40% है वर्ल्ड की GDP से। और इनका पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 10% है। यहाँ इनके पास 36% ग्लोबल पावर जनरेशन कैपेसिटी है, 30% इनके ग्लोबल एनर्जी डिमांड है, 25% ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि G7 कंट्री कितनी इम्पोर्टेंट्स हैं। और जब ये आपस में मिलती हैं तो ये ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इन सारे एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन करती हैं। कुछ इम्पोर्टेंट्स अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे 101वां अमेंडमेंट एक्ट 2016 में लाया गया, ये GST से संबंधित है। 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018, ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया क्योंकि इसके तहत आर्टिकल 338B ऐड किया गया संविधान में और जिसके तहत ये इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। 103वां अमेंडमेंट एक्ट 2019, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया गया। 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसके जरिए जो SC ST का रिजर्वेशन है उसको जो है बढ़ा दिया गया। और लेकिन जो एंग्लो इंडियन सीट्स थी जो रिजर्व होती थी उसको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द पार्लियामेंट। 105वां अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसके जरिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी पावर को रिस्टोर किया गया इन रिगार्ड्स टू
आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस, कौन सी कम्युनिटी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है उसको रिकॉग्नाइज करने का पावर अब स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गया है। 106वां अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसके जरिए नारी शक्ति वंदनम अधिनियम लाया गया और 1/3 सीट जो है लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व कर दी गई है फॉर दी फीमेल। अभी ये वाला जो अधिनियम है अभी इफेक्ट में नहीं आया है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये शुरू में 15 साल के लिए रहेगा। तो दोस्तों आज का बस इतना ही लेक्चर, कल मिलेंगे कुछ नए चीज़ों के साथ, अपनी सीरीज को ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।